बेटा आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। हेडी बनाओ, केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेटा एक रजिस्टर बना लो, देखो जैसे इन लोगों ने बनाया है, नहीं तो रोज़ जाके लिखना मुश्किल काम हो जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटा सुन लेना, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। सवाल ये है कोऑर्डिनेशन, उसके पहले लगा हुआ केमिकल। बेटा कोऑर्डिनेशन वर्ड क्या होता है? हम आपस में से हम लोग तो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। उसी तरह हमारी बॉडी में जो सिस्टम है एक दूसरे को मैनेज करने की कोशिश करता है, एक ऑर्गन दूसरे को, दूसरे की फिजियोलॉजी को, तीसरे की फिजियोलॉजी को। और इसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो आता है वो आता है नर्वस सिस्टम। क्या आता है? नर्वस सिस्टम। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास आता है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। ठीक, बट एक बात को ध्यान देना, हम यहाँ केवल और केवल डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन को, लेकिन दोनों थोड़े से जुड़े हुए हैं। अब इस बात को इसलिए बताऊंगा क्योंकि सवाल बनता है, आपको याद रखना है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और यह भी पीएमटी का बना हुआ सवाल है। इसीलिए बेटा आज जो हमारी नई साइंस है उसमें पहले हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी और न्यूरोलॉजी अलग रखते थे। आजकल हम कई जगहों पे इसको एक साथ पढ़ते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से। किसके नाम से? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से। अब एक चीज़ है कि हमने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, तो मतलब क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे, क्या करना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि बेटा कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करता है। बात को समझो, इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करता है। बाय द वे एक ऑर्गन कुछ गलत फंक्शन करने लगा, उस पर न्यूरल के जरिए या फिर केमिकल के जरिए, हार्मोनल जरिए उसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म से स्लो कर देंगे, या स्लो हो गया उसको बढ़ा देंगे। ठीक, अगर थायरॉक्सिन कम निकल रहा है तो हमारा टीएसएच जाकर क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट कर देगा। ज़्यादा हो रहा है तो हम कम करने की कोशिश करेंगे टीएसएच को स्लो करके। तो बेटा अब एक सवाल एग्ज़ाम का यही बन जाएगा कि टू मेक कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी या इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज, ये तो पहला सवाल होता है एंडोक्राइन का, होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस। इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाने की प्रोसेस क्या कही जाती है? होम्योस्टैसिस। और होम्योस्टैसिस वर्ड टर्म जिन्होंने यूज किया था उनका नाम है W.B. कैनॉन, वॉल्टर बी कैनॉन। हो गया, इतना इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना, देयर आर, अद्वैत चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम लिख रहे हैं देयर आर two coordination systems in our body. There are two coordination systems in our body. One is electrical coordination system. One is electrical coordination system. And second is chemical coordination system. Both are interconnected. Both are interconnected. कई हार्मोन हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, और न्यूरॉन हमारा कहीं कहीं कई हार्मोन के सिक्रीशन को अफेक्ट करता है। ठीक, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। लिखना, coordination system helps in regulation of internal environment of body.
इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। हो गया। अगली लाइन में लिखना फुल स्टॉप लगाने के बाद, टू मेक्स कांस्टेंट internal environment of body is called as homeostasis. लिखना term homeostasis was used by W.B. Cannon. C-A-N-O-N, W.B. Cannon। हो गया, इतना लिख लिया। हमें यहाँ पढ़ना है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर बेटा हमें देखना है कि केमिकल्स कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं। सबसे पहले यहाँ हेडिंग बनाना ग्लैंड्स। वैसे बेटा एक सवाल आ चुका है पीएमटी में कई बार, ग्लैंड क्या होते हैं? क्या होते हैं ग्लैंड्स? हार्मोन को रिलीज करें। क्या बेटा, मैं एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, मैं ग्लैंड पूछ रहा हूँ। एग्जामिनर जितना पूछे सिर्फ उतना बताना होता है। जब आप पढ़ते हो तो कभी कभी कहते हो मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच होता है, हार्मोन निकालता है, ये नहीं बेटा, सिर्फ पूछा था ग्लैंड क्या है। तो बेटा कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी हो, हमसे मतलब नहीं है, जो सिक्रीशन करता है वो ग्लैंड है। अभी लिखा रहा हूँ, आदित्य लिखो मत, अभी मैं लिखाऊंगा सारी बातें। जो सिक्रीशन करता है वो ग्लैंड है। विद्यार्थी क्या होता है? जो पढ़ता है। हमसे ये मतलब नहीं क्या पढ़ता है, आर्ट पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ता है, मेडिकल पढ़ता है, नॉन मेडिकल पढ़ता है, सीए पढ़ता है, आईएएस क्लियर पढ़ता है, उम्र कितनी, हमसे मतलब नहीं है। जो पढ़ता है वो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, सही है ना। उसी तरह ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी स्ट्रक्चर या सिक्रेटरी नेचर। जो सिक्रीशन करते हैं वो ग्लैंड है। अब अगर कोई पूछे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर, कुछ भी हो सकते हैं भाई, यूनि भी होते हैं, मल्टी भी होते हैं। समझिए नहीं कंसेप्ट की बात क्या है? ग्लैंड्स क्या होते हैं? सिक्रेटरी स्ट्रक्चर होते हैं। समझ गए ना। जितना पूछे, अगर कोई पूछे आप कौन है तो आप अपना नाम बताओ। जी मैं कनिष्का हूँ, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अगर कोई पूछता है आप कौन हो? जी हमारे मामा विधायक हैं। तो क्या मतलब है भाई, आप कौन हो? आप तो कनिष्का हो ना। याद रखना, अगर पूछा जाए ग्लैंड क्या, लिखना ग्लैंड का आगे, ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी स्ट्रक्चर। ग्लैंड्स आर सिक्रीटरी स्ट्रक्चर। ग्लैंड्स आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इसका मतलब हुआ ग्लैंड यूनिसेलुलर होते हैं। अगर स्टेटमेंट आ जाए सिक्रेटरी स्ट्रक्चर और ग्लैंड्स आर यूनिसेलुलर, तो बताना हाँ होते हैं भैया, हमने पढ़ा है। देखो बेटा, आप अपने मन से वो बात निकाल दोगे कि हम रटेंगे, नहीं भाई, रटने का कंसेप्ट निकाल देना। जो बता के मैं बातें करके लिखा रहा हूँ कन्वर्सेशन के थ्रू, तो वो चीज़ मैं लिखाता इसलिए हूँ कि आपके पास मेंशन रहे कि सर ने सही पढ़ाया है, गलत पढ़ाया है। और सवाल सॉल्व करने में जब गलत हो जाए तो आप मिला सको कि जी हमने ये लिखा था, हमने ये लगा दिया, या फिर आपको वो सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है, या ये गलत लग रहा है, वो सही लग रहा है, तो आप दो आके हमसे पूछो सर ये डिफरेंट क्यों है। हम क्लियर करेंगे ना बेटा, हमने क्यों लिखाया, बुक गलत है कि हमने गलती से गलत लिखा दिया है। आपके पास होना चाहिए रिवाइज करने के लिए, समझ गए कि नहीं। अब इसीलिए मैं नोट्स लिखाता हूँ, नहीं तो इतना लिखाने की जरूरत क्या, बोर्ड पे से 2 लाइन लिख के फुर्सत हो जाऊँ। इतना हो गया। अब देखते हैं बेटा मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस पे हमारे पास ग्लैंड कितने टाइप होते हैं। इधर देखना, हमारे पास पहली ग्लैंड है, टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
एक्सो मतलब बाहर, क्राइन मतलब सिक्रीशन, ग्लैंड मतलब ग्लैंड। 3 वर्ड है इसमें, एक्सो, क्राइन, ग्लैंड्स। बेटा ऐसी ग्लैंड्स जो अपने अंदर बनने वाली चीजें अपने से बाहर सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जैसे बेटा अगर हम लोग बाथरूम में नहाते हैं, सही ना, नहर में नहाते हो, बाथरूम में नहाते हैं, लेकिन बाथरूम में हमने जो पानी है, वेस्ट है, उसे निकालने के लिए पाइप लगा रखे हैं, पाइप लगा रखे हैं ना, सही है। अगर पाइप लगा हो तो बाहर नहीं निकलेगा। उसी तरह बेटा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनको अपना सिक्रीशन बाहर निकालना होता है तो इनमें ट्यूब पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्यूब पाई जाती है। इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं, डक्ट वाली ग्लैंड कहते हैं। इनमें पाइप लगी होती है, ट्यूब लगी होती है। इनके अंदर जो सिक्रीशन बनता है वो आकर के यहाँ ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल इसका हमारे पास जो है वो है सलाइवरी ग्लैंड। मैंने सलाइवरी ग्लैंड क्यों लिखा? क्योंकि आपसे मैं पूछ सकता हूँ सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम। आपके पास 3 जोड़ी है। पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम एग्जाम में खूब आता है, स्टेंसन डक्ट, सब मैक्सिलरी का वाटर्न डक्ट, सबलिंगुअल का रिविनस डक्ट, समझ गए ना। लीवर्स जो निकलता है हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड या कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड मैं आपको बता दूं, चाहे गैस्ट्रिक हो, इंटेरिक हो, इवन लीवर हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये सारी की सारी एक्सोक्राइन होती है। इवन स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, इसमें भी ट्यूब पाई जाती है। ये सारी की सारी कैसी हैं? एक्सोक्राइन अपना सिक्रीशन अपने बॉडी से बाहर निकालती है। रुक तो जाओ 1 मिनट है, अभी लिखाऊंगा मैं। दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन। एंडो मतलब भीतर, क्राइन मतलब सिक्रीशन ग्लैंड्स। ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन अपने भीतर यही छोड़ देती हैं, यही छोड़ दी, हमने छोड़ दिया, अब जाना है जाओ। तो होता क्या है बेटा इनके साथ, भाई ग्लैंड के अंदर सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स आई होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ये चीज़ें कैपिलरी में घुस जाती हैं और यहाँ से मूव करके बाहर चली जाती हैं। लेकिन इन्होंने छोड़ तो अंदर दिया ना, कैसे गई वो अलग बात है। इसका मतलब ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपना सिक्रीशन अपने बॉडी के भीतर ही छोड़ देती हैं, अपने अंदर ही रख लेती हैं, और वो ब्लड के थ्रू क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है। इसका एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे हमारे पास थाइमस, थायराइड, ये क्या है? एंडोक्राइन के एग्जाम्पल है। लेकिन एक तीसरा टाइप हमारे पास है, उसे हम लिखते हैं मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मिक्स्ड मतलब मिला जुला, क्राइन मतलब सिक्रेशन, जो एक्सो और एंडो दोनों टाइप का सिक्रेशन करती है। मतलब अब कहोगे ये कैसे करती है? बेटा उसका कुछ पार्ट ऐसा है जो कि वहीं सिक्रीट करता है, कुछ पार्ट ऐसा है जो अपना सिक्रेशन ट्यूब के जरिए छोड़ता है, उसे कहते हैं मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन। इसका एग्जाम्पल आपके दुनिया में सिर्फ एक है, कौन? पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है बेटा, इसका 2% पार्ट एंडोक्राइन होता है, 98% पार्ट एक्सोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन पार्ट इसका डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है और एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक, तो चलो ग्लैंड्स के आगे में लिखते हैं। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गया। इसमें लिखना these glands secrete its
secretory matter with the help of tube, so also called as ducted gland, DUCTED, ducted gland, ducted gland, हम इसे डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना, सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। हो गया। दूसरा लिखना एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड लिखना। दीज ग्लैंड release its secretion inside them, which transport via blood, via मतलब through, via blood. Secretion of endocrine gland is hormone. हार्मोन हो गया। एग्जाम्पल लिखो, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एटसेट्रा, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एटसेट्रा। हो गया। तीसरा लिखना बेटा मिक्स्ड ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। लिखना, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड shows both modes इधर बैठ सो, both modes exocrine and endocrine, both modes exocrine and endocrine। कैसे लेट हो गए कल्पना? लिख लिया? चलो बेटा, अभी तक तो हम लोगों ने ग्लैंड के बारे में बात कर लिया। अब बेटा देखो, यहाँ पे हमें बात करना है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे हार्मोन। बेटा बैग उधर रख दो, इस पर रख के लिखो। उसके बाद हम अपनी कौन कौन सी ग्लैंड होती है उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम में टॉपिक के आ जाएंगे। लेकिन जितनी बातें लिखा रहा हूँ, इससे भी सवाल आता है, इससे भी सवाल आता है, इससे भी सवाल आता है। एक एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है, वरना मामला ख़राब हो जाए। चलो, अभी आपने एंडोक्राइन वाले में क्या लिखा कि एंडोक्राइन का सिक्रेशन हार्मोन कहा जाता है ना, ठीक। चलो, हेडिंग बनाना, हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन। हार्मोन बेटा, सबसे पहला सवाल हमारा ये है जो होना चाहिए कि हार्मोन को पहली बार किसने खोजा। अगर जैसे ही आपने बोला कि हार्मोन को पहली बार किसने खोजा, तो मन में नया सवाल आता है, पहला हार्मोन कौन खोजा गया था, या फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। पहली बार जिसने खोजा, कोई एक हार्मोन तो खोजा होगा, वो कौन सा था, और हार्मोन नाम किसने दिया। 3 सवाल तो ऐसे एग्जामिनर के दिमाग में आ गए। तो आप बताओ बेटा, आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ।
देखो मेरा तो अपना स्टाइल ही है बात करके पढ़ाना, जिससे आपके दिमाग में फीड हो जाए, क्योंकि एक साल के अंदर दोनों साल का पेपर डालना और 360 के 360 नंबर दिलाना। और आप लोगों को बताया ही था, तुम लोगों को पता ही है, एक बच्चे के 360 में 360 है, एक के 355 है, 341 है, 345, 335 वालों की तो लाइन है, ठीक है। तो और मिथिलेश का जिसका 355 है उसके भी 360 हो सकते हैं। कल वो जो मॉलिकुलर डायग्नोसिस वाला सवाल है उसने डायग्नोसिस लगाया है, कहीं आंसर की वालों ने डायग्नोसिस दिया, कहीं पे जीन थेरेपी दिया है। एक्चुअल आंसर उसका डायग्नोसिस होगा। अगर एनटीए ने सीबीएसई ने उसको डायग्नोसिस कर दिया तो उसके 360 हो जाएंगे, उसके 355 हो जाएंगे, क्योंकि उसका दूसरा वाला सही है। ईमानदारी की बात जो है ठीक, क्योंकि उसने उल्टा लगा रखा है। तो एक का मतलब 2 बच्चों में से एक का 60 रहेगा, एक का 55 रहेगा। लेकिन आप कोशिश करो कि अगले साल आपके 360 आ जाएँ बायो में, केवल बायो में नहीं, ओवरऑल ज़्यादा आने चाहिए। केवल बायो में 360 ले लो। एक गुड़िया है हमारे पास, नाम नहीं लूँगा, आप जानते उसे, वो 2 साल और कहीं पढ़ी थी, +1 +2 ड्रॉप में आई थी बेचारी, बिल्कुल सही चीज़, चुपचाप बायो में मेहनत की, तुम जानते हो। उसके बायो में बन गए 335 और टोटल कितने बने पता है? 450। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मिला केवल 115 नंबर। क्या गड़बड़ हुआ उसके साथ भगवान जाने, लेकिन बायो से ने अच्छा किया। तो बेटा पता है आपको बायो में नंबर लाने सिर्फ एक काम करना है, जो लिखा रहा हूँ ना इसको पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ना है। तीसरी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी चीज़ आप पढ़ते हो तो एग्ज़ाम की जिम्मेदारी आपकी। अगर 2 चीज़ पढ़ते हो एग्ज़ाम में सवाल करने की जिम्मेदारी मेरी। अब इससे बड़ा ब्लेम कौन ले यार कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक। लेकिन ये 2 चीज़ पढ़नी पड़ेगी, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, चाहे 6 बार पढ़ो, लेकिन यही 2 चीज़ पढ़ना है। क्वेश्चन आप दुनिया के कहीं से कर लेना, नेट से करना, गाइड से करना, इंटरनेट से, गूगल से करना, प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। हेडिंग में हार्मोन। सबसे पहला सवाल यही है मेरा, हार्मोन किसने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया? किसी को आइडिया है कोई? नहीं होगा बेटा आइडिया, लिखो। हार्मोन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। बेलिस एंड स्टार्लिंग, बेलिस एंड स्टार्लिंग लिखना। अब इस अगले 2 पॉइंट को स्टार बना लेना, क्योंकि ये 2 सवाल पूछे जाते हैं। ये जो पहला स्टार लिखो तो ज़्यादा पूछा जाता है। टर्म हार्मोन वाज यूज्ड बाय स्टार्लिंग। खोजा इन दोनों ने मिल के था, लेकिन नाम किसने दिया था? स्टार्लिंग। टर्म हार्मोन वाज यूज्ड बाय स्टार्लिंग। अब अगला सवाल कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है? किसने बताया? इंसुलिन। हाथ उठाओ। गलत है आंसर लिखो। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज सिक्रेटिन। क्या था? सिक्रेटिन। कहाँ से निकलता है सिक्रेटिन? किसी को आइडिया है? इंटेस्टाइन की वॉल से निकलता है बेटा, ड्यूडेनम की वॉल से सिक्रेटिन। हो गया इतना? लिखो। हार्मोन, लाइन चेंज करके स्टार के बाहर, हार्मोन इज सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, Hormone is called as chemical messenger. लिखना। It is chemically polypeptide or steroid, steroid, steroid or derivative of amino acid।
और डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। हो गया? मतलब कई नेचर का हो सकता है, या वो प्रोटीन होगा पॉलीपेप्टाइड, या फिर फैट होगा, या फिर अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होगा। बेटा एक बात आपको बता दें, कई लोग कंपेयर करते हैं साइंटिस्ट हमारे एंजाइम और हार्मोन में फ़र्क। बेटा आपको बता दें, एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम जब रिएक्शन में काम करता है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फ्री बच जाता है, लेकिन हार्मोन फ्री नहीं बचता, कंज्यूम हो जाता है। समझ गए? और अगली चीज़, एंजाइम के केस में जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन को ट्रिगर करके आ जाता है। चाहे इसको एक मिनिमम अमाउंट ज़रूरत होती है, उस अमाउंट को में अवेलेबल है, पूरी प्रोसेस को करवा देगा। इसमें ये नहीं फ़र्क पड़ता ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि ये कम और ज़्यादा हो जाए तो डिसऑर्डर कॉज कर देगा। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो आप ज़्यादा लंबे हो गए, कम हो गया तो आप बौने हो गए। यहाँ पर अमाउंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंजाइम की तरह। ध्यान देना, लिखना, हॉर्मोन्स acts on acts on specific organ or tissue or cell called as target organ और टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर यहाँ पिट्यूटरी से हार्मोन निकला, उसे जहाँ जाना है वो ब्लड के जरिए जाएगा, फैलेगा तो पूरे बॉडी में, लेकिन काम कहाँ करेगा, जहाँ करना है। टारगेट होता है इसका। ऐसा नहीं किसी भी ऑर्गन पे काम करने लगे, ऐसा नहीं करता हार्मोन। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि पीएमटी का सवाल होता है, इस हार्मोन का टारगेट क्या है, कौन सा हार्मोन होता है इसके टारगेट नहीं होते, मतलब अजीब अजीब से सवाल बनते हैं। वो आगे मैं कराऊंगा, बट आपको बता दूं हार्मोन का एक टारगेट होता है। अगर हार्मोन ब्रेन से निकल के जाके हमारे गोनैड्स पे काम कर रहा है, टेस्टिस पे काम कर रहा है, ओवरी पे काम कर रहा है, तो वहीं करेगा। ऐसा नहीं कि चलो भाई पड़ोस में पैंक्रियाज है, हम वहाँ काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। ध्यान रखना, टारगेट पे काम करता है। और ये सवाल आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ हार्मोन इज हार्मोनोलॉजी। ये ज़बरदस्ती का है, लिखा देता हूँ, बट एग्जाम में नहीं आता। हार्मोनोलॉजी हो गया। अब बेटा अभी आपने पढ़ा था कि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो हेडिंग बनाना, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। लिखना, 2-3 पॉइंट लिख के फिर ग्लैंड बताते हैं। लिखना, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम is endocrinology। एंडोक्राइनोलॉजी अब मैं आपसे पूछूंगा फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? बेटा देखो, +1 +2 में कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन दिमाग में थोड़ा जोर डालो, शायद याद आ जाए। थॉमस एडिसन। लिखो, थॉमस एडिसन, THOMUS, थॉमस एडिसन, ADDISON, थॉमस एडिसन इज फादर ऑफ, ADDISON, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी।
थॉमस एडिसन, थॉमसन नहीं थॉमस, तुमने बेटा थॉमसन लिख दिया है। एडिसन इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, लिख लिया। फादर ऑफ इज EDDISON, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, लिख लिया। चलो, इनको फादर मानते हैं हम लोग, तो इन्होंने कुछ बेसिक काम किया होगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक बीमारी खोजी थी हमारी बॉडी में। अगर मिनरल और ग्लूकोज रेगुलेट ना हो एक हार्मोन के एब्सेंस में, तो उस बीमारी का नाम होता है एडिसन डिजीज। सुना एडिसन डिजीज का नाम? नहीं सुना ना बेटा। हमारे एड्रीनल ग्लैंड से जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं निकलता, बॉडी में मिनरल और ग्लूकोज कम हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, मिनरल नहीं, तो आप चलोगे कहाँ से? न इंजन में पेट्रोल है, न मूवी ऑयल है, कहाँ से चलेगा भाई? इंजन तो ब्लास्ट कर ही जाएगा। ध्यान देना इस बात को। ठीक, वो आगे मिलेगा एडिसन डिजीज, अभी नहीं करते। अब आगे लिखते हैं, देयर आर फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन। There are following endocrine glands in human. पहला, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आर है, इसे एल मत समझ लेना। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। दूसरा, पीनियल बॉडी। तीसरा, थायराइड। चौथा, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड। पांचवा, थाइमस। छठा, एड्रीनल ग्लैंड। सातवां, पैंक्रियाज। आठवां, गोनैड्स, इसमें दो होते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस। हो गया। 9 नंबर पे लिखना GIT। 10वें पे हार्ट। लीवर इंक्लूड नहीं करते, लीवर और किडनी में ऐसे लिखा देते हैं, उनमें एक एक लाइन का है, इसलिए उनको लिखा देते हैं ऐसे। ठीक, लिखवाते ज़रूर हैं, क्योंकि किडनी से भी एक निकलता है, लीवर से भी निकलता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी मैंने नहीं लिखा है, जबकि हाइपोथैलेमस लोग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी के साथ हम डिस्कस कर देते हैं या लास्ट में मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक बेटा, हमें बस इतना पढ़ना है। अब इतना पढ़ने में तो हम लोगों का 15 दिन गुजर जाएगा। ठीक, पहली हेडिंग बनाओ, पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले मैं इसको लोकेशन दिखा देता हूँ, फिर बनाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ आपका ब्रेन है, यहाँ आपका ब्रेन है,
ब्रेन से बेटा एक उभार बनता है जो कि इस बोन में आ जाता है। इस बोन में एक गड्ढा बनता है, अभी लिखना मत, एक यहाँ गड्ढा बन जाता है, ठीक। और ब्रेन का यहाँ जो उभार बनता है वो ये यहाँ आ जाता है ऐसे, ठीक। अब इस चीज़ को मैं बाहर लाता हूँ, ठीक, निकालता हूँ बाहर, मैग्नीफाई करता हूँ। अगर मैं मैग्नीफाई करूँ तो हमें दिखता है कि हमारे पास ये बोन है क्रेनियल वाली, और यहाँ पे ये गड्ढा हो गया है, और यहाँ पे हमें पता चला ऐसे ग्लैंड है, ठीक। एग्जामिनर ने पूछा ये बोन कौन सी है, इसका नाम है बेटा स्फिनोइड बोन। क्या नाम है? ये सवाल बनता है। और इस गड्ढे का नाम क्या है? सेला टर्सिका। क्या नाम है? सेला टर्सिका। ये ग्लैंड कौन सी है? हेडिंग पिट्यूटरी बना, पिट्यूटरी ही होगा। और ये ब्रेन का कौन सा पोर्शन है जो इसके ऊपर है? हाइपोथैलेमस। ये हो गया। इधर देखो बेटा, अब मैं बोन को हटा के इसका एक ओरिजिनल डायग्राम बनाता हूं। ये हाइपोथैलेमस है हमारा, हो गया। अब हमने क्या देखा बेटा, इधर देखना, ये चीज एक्सटेंड करके ऐसे बनती है बेटा। ध्यान देना कि यहाँ पर, यहाँ जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है, वो ब्लड वेसल यहाँ आती है, आकर के यहाँ एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक। और दूसरी चीज़ बेटा, इस ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स यहाँ से दिख रहा है, एनसीईआरटी ने बना भी रखा होगा, चमकैला। एनसीईआरटी ने ऐसे बना रखा है, ऐसे। अगर आप एनसीईआरटी को देखें तो ऐसे, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा चीज़ें हमें मेंशन करनी है। ये न्यूरॉन बेटा ये यहाँ आती हैं, ऐसे फूल जाती हैं, फूल के हेरिंग बॉडी बनाती हैं। क्या बनाती है? हेरिंग बॉडी। हम लोग हेरिंग बॉडी दिखाने के लिए टीलोडेंड्रिया को ऐसे फूला हुआ दिखा देते हैं। हो गया। यहां हमने दिखा दिया हेरिंग बॉडी, हेरिंग बॉडी। ये न्यूरॉन्स है बेटा। क्या है? नर्व, न्यूरॉन्स। ये हमारी है ब्लड वेसल। एक्चुअल में ये होता है बेटा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। आधे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे होता क्या है बेटा। पोर्टल सिस्टम होता है जो एक ऑर्गन से निकल के ब्लड वेसल दूसरे ऑर्गन में चला जाए। वैसे नियम क्या होता है? हार्ट से निकल के ऑर्गन में जाओ, ऑर्गन से निकल के हार्ट में आओ। लेकिन अगर ऑर्गन से निकल के ऑर्गन में चला जाए तो उसे कहते हैं पोर्टल सिस्टम। लेकिन कहाँ जा रहा है? पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस, इसका नाम हो गया हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हमारी बॉडी में एक और है जो इंटेस्टाइन से निकल के लीवर में जाता है, तो उसका नाम होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वाला बड़ा पूछा जाता है सवाल में, लार्जेस्ट पोर्टल सिस्टम ऑफ बॉडी। अब बेटा ध्यान देना, इसमें 3 लोब हैं। इधर देखना, ये एंटीरियर, ये मिडिल, ये पोस्टीरियर। ये है एंटीरियर, ये है मिडल या मीडियन लोब, ये क्या है? पोस्टीरियर। हो गया बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्स डिस्टैलिस। डिस्टैलिस इसे बोलते हैं पार्स मीडिया, इसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा। ये हो गया।
लेकिन बेटा ये दोनों मिलकर के बनाते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसे नाम दे देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इट इज़ 75% ऑफ ग्लैंड, इट इज़ 25% ऑफ। इस पूरे डायग्राम में एक चीज़ वो नहीं लिखी है जो पीएमटी में आती है, वो चीज़ नहीं लिखी है, फिर भी कंप्लीट है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा होता है, ये भी नहीं लिखा होता। ये पोर्शन बेटा, ये गर्दन जैसा जो स्ट्रक्चर है जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जोड़ता है, इस गर्दन का नाम। बिल्कुल सही, किसने बोला? इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम आपकी बॉडी में और कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में। बेटा पूरा ना एक बार कॉपी कर लो, फिर हम पढ़ाएं। बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ। डायग्राम बहुत सजाना नहीं है, जैसा बन जाए ठीक है, बस लेबलिंग सही कर लेना, नेमिंग सही कर लेना बस। हाँ,
लिप बना लिया सबने? वैसे इस जाल का अगर एग्जैक्ट नाम पूछें तो होता है सर्कम ऑफ विलिस, वो आपको नहीं जानना, आप हाइपोफाशियल जान लो। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे फिर रिसर्च हो जाएगा, पीएमटी के सवाल छूट जाएंगे। हमें तो पीएमटी पढ़ाना है ना। हो गया? नोट कराएं बेटा। सुन लो फिर बताते हैं। सुनो बेटा, सबने बना लिया? सुनो, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो बेटा सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि इट इज़ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पढ़ना है और यही होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक दो बच्चों ने पता नहीं कहाँ से निकाला था प्रिंट, वहाँ लिखा था पिनियल बॉडी। नहीं बेटा, वो गलत है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी लिखाऊंगा, अभी लिखना नहीं है, लिखाऊंगा मैं। ये मटर के दाने के बराबर पी सीड लाइक होता है। इसका वेट 0.5 ग्राम के आसपास होता है। ठीक बेटा, ध्यान देना, किसका एक्सटेंशन है? ब्रेन का। ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम। आज से एक बात याद रखना, जो चीज़ न्यूरॉन से जुड़ी होगी, न्यूरॉन से डेराइव होगी, वो हमेशा एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से बनेगी। तो हम कहेंगे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। समझ गए? और जो चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होगी हमेशा होगी एंडोडर्मल। कैसा होगी? एंडोडर्मल। रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी होगी एंडोडर्मल। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी होगी मीजोडर्मल। समझ गए? तो ये किससे जुड़ी है? न्यूरॉन से। कैसी ओरिजिन हो जाएगी? एक्टोडर्मल। अब बेटा ये वाला पोर्शन देखो, डायरेक्ट देखो, ब्लू ब्लू वाला तो एक्सटेंड होके दिख रहा है। एक्चुअल में एम्ब्रियो में एक पाउच होता है, रात के पाउच। नाम सुना है? किसी ने सुना? RATHKE, रातकेज पाउच। ये एक्चुअल में रात के पाउच का डेरिवेटिव होता है, ये वाला पोर्शन। लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं बताना होता, केवल यही होता है। आपको यही बताया दिया जाता है पिट्यूटरी डिराइव फ्रॉम रात के पाउच ऑफ एम्ब्रियो। एक्चुअल में सिर्फ इतना पोर्शन होता है रात के पाउच का, लेकिन हम +2 लेवल पे कितना ज्ञानी बनाएंगे। तो आपको यही बता दिया जाता है पिट्यूटरी डिराइव फ्रॉम रात के पाउच। लिखना, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। आगे लिखना, इट इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लिखना, इट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी derived from रातकेज पाउच। रातकेज पाउच ऑफ एम्ब्रियो। रातकेज पाउच ऑफ एम्ब्रियो। हो गया बेटा? लिखना, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी लिखो बेटा, पिट्यूटरी अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बाय या विथ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक जानते हो ना? STALK, स्टॉक मतलब डंडा। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनफंडीबुलम, कॉल्ड एज इनफंडीबुलम।
अब बेटा पीएमटी में अगर सवाल बन जाए कि टर्म इन्फंडिबुलम इज एसोसिएटेड विद, तो आप दो जगह बताओगे नाम, पिट्यूटरी एंड ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। ठीक, आगे लिखते हैं, लिखना पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रैकेट में लिखना हाइपोफाइसिस, पता चल जाए इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस, ब्रैकेट बंद, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रैकेट में हाइपोफाइसिस is differentiated into anterior lobe, middle lobe and posterior lobe। लिखो लाइन चेंज करके, एंटीरियर एंड मिडल कलेक्टिवली फॉर्म, एंटीरियर एंड मिडल आर कलेक्टिवली फॉर्म एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। हो गया, चलो आगे लिखते हैं लाइन चेंज करके। हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट secretion of other endocrine glands, secretion of other endocrine glands so pituitary gland is called as master of endocrine system, master of endocrine system, और लीडर मतलब नेता, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। हो गया, लिखना हाइपोथैलेमस, लिखो हाइपोथैलेमस। आप लोग बताओ हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का? इतना तो पता ही होना चाहिए भाई। हाँ, तीन ही तो ऑप्शन है, इतने बच्चे बैठे हो, एक एक नाम ले लो, एक का सही हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा कैसे। फोर ब्रेन का, किसका होता है? फोर ब्रेन। कहाँ थे हम लोग? हाइपोथैलेमस रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी So hypothalamus is called as master of master gland। कई लोग तो सुप्रीम कमांडर भी लिखते हैं, बात वही है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर। हो गया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो गया। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन्स की। हेडिंग बनाना, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार
2014 में एक गुड़िया +1 में आई। वो बेटा जैसे तुम लाई हो ना, इससे भी पतली नोट्स लेकर आई थी, ठीक। मैं पढ़ाना शुरू किया, न्यूट्रिशन पढ़ाया, उसका रजिस्टर भर गया। जानते हो मैं 40-42 पेज का चैप्टर लिखाता हूँ, क्योंकि मेरा होता है कि एक सवाल छूटना नहीं चाहिए पीएमटी का। उसने कहा सर मेरा रजिस्टर भर गया। हम कहे तो कहीं सर मैंने सोचा था पूरे साल इसी में लिखेंगे। हम कहे तुमने गलत सोचा था, मैंने थोड़ी गलत किया। कहीं सर मुझे पता ही नहीं था कि इतना लिखा जाता है। हम कहे बेटा ये दिक्कत है कि लोग सोचते हैं कि बस कंपटीशन मतलब ऐसे बोर्ड पे बता दो लिखाओ मत। नहीं बेटा, वो काम मेरे साथ नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा, जिससे आप घर पे क्वेश्चन करो, गलत हो तो आप मैच कर सको कि सही है गलत है। रजिस्टर पढ़ना, नोट्स बनाना एक अच्छी हैबिट है। इस हैबिट को मेंटेन रखोगे, लाइफ में अच्छे हो जाओगे। अगर मैं भी कुछ बोल दूँ, आप घर जाओ क्वेश्चन करो, गलत हो जाए तो आप कहो ये मैं को नहीं, मैंने बोला ही नहीं था, तो आपका कंसेप्ट ख़राब हो जाएगा ना। इसलिए मेंशन होना चाहिए, और रिवीजन करने में भी आसानी होती है। किताबें मोटी मोटी कब तक पढ़ोगे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। तो पहली हेडिंग बनाओ, हॉर्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। लिखो, एक स्टार पॉइंट लिख लो, ये सवाल आता है। स्टार पॉइंट ये लिखना है, सवाल पता क्या आता है कि पिट्यूटरी के एडेनोहाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन केमिकली क्या होते हैं। स्टेरॉयड होते हैं, फैट होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, क्या होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स लिखना स्टार बना के। हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस, हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस are chemically polypeptide. केमिकली पॉलीपेप्टाइड। एक सवाल तो आपका फिक्स हो गया, ठीक। अब अगर मैं किसी हार्मोन पढ़ाते समय ये ना लिखाऊं इट इज केमिकली पॉलीपेप्टाइड, तो आपको पता है जितने हार्मोन इससे निकलेंगे सारे के सारे क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। लिखना, इट सिक्रेट फॉलोइंग हार्मोन्स, पहला लिखना STH, ब्रैकेट लिख लेना GH, क्योंकि एनसीईआरटी ने STH लिखा ही नहीं है, GH लिखा है। एनसीईआरटी ने STH वर्ड यूज ही नहीं किया है, लेकिन बिना STH पढ़ाए GH की मीनिंग निकलती नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। दूसरा TSH, बस आप ऐसे लिखते जाओ शॉर्ट में, जब एक एक पढ़ाऊंगा तो उसमें नाम लिखा दूंगा। तीसरा GTH, इसमें दो होता है, FSH और LH। LH को मेल के केस में हम लोग ICSH भी कहते हैं। फोर्थ ACTH, फिफ्थ MTH, सिक्स्थ MSH। हो गया। पहली हेडिंग बनाओ STH। इसका पूरा नाम लिखना ब्रैकेट में, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। बेटा पेन रखो, इसकी कहानी सुन लो, फिर आगे बढ़ते हैं। गांव में कहावत है ना, जो सबका है वो किसी का नहीं है। सही है ना, जो सबका है वो किसी का नहीं है। अब इस लाइन को याद रखना, क्योंकि इतना पढ़ाने के बावजूद भी सवाल गलत हो जाता है। बेटा सुनो, इसका नाम है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। नाम क्या है? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटो का मतलब क्या होता है?
सोमैटो मतलब सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं, बात को समझना, बाकी को तो मैं लिखा के आगे बढ़ जाऊँगा। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? देखो बेटा, हमारी बॉडी में सेल्स दो तरह के हैं, सोमैटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल। प्लांट में कहते हैं वेजिटेटिव सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। प्लांट में जो वेजिटेटिव है हमारी बॉडी में सोमैटिक कही जाती है। हमारे पास दो तरह की सेल है, सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव। समझ गए? रिप्रोडक्टिव में हमारी बेसिकली स्पर्म और ओवम आते हैं, स्पर्मेटोसाइट वगैरह, ठीक। सोमैटिक वो सारी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। समझ गए? ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मतलब जैसे आप कहते हैं ना ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, पढ़ा वर्ड सुनो। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, हार्मोन मतलब हार्मोन। जो सोमैटिक सेल्स में उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है, उनके न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, अर्थात उनके बीमार को बढ़ाता है, उनमें एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अर्थात अगर किसी सेल का बीएमआर आप बढ़ा दोगे, बीएमआर क्या होता है बेटा? होता क्या है? फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा हूँ, होता क्या है? नहीं बेटा, बेसल नाम है उसका, बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो बेटा, मीनिंग में छुपा है पूरा साइंस, लेकिन आप लोग क्या करते हो, साइंस रटते हो। जैसे हमने कहा अपेंडेक्टोमी मतलब अपेंडिक्स को काट के निकालो, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस को काटो, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को काटो, सूजन आ गई टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, अपेंडिसाइटिस, जिंजिवाइटिस। वर्ड का खेल है। मुझे क्या बताना है? बेसल मेटा। बेसल मतलब बेसिक, बिल्कुल मिनिमम, बेस पे जो है मिनिमम। मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म, आपके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, मिनिमम रेट से जो रिएक्शन चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, बस जिंदा रहें, बस वो होती बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? लगभग 2800 किलो कैलोरी प्लस है हम लोगों की, जो बैठे हम लोग। मजदूर की लगभग 3300 है। अगर हम लोग 3300 खाने लगे तो जो बचत होगी वो हमें अमीर बना देगी, हम तगड़े हो जाएंगे। बेटा बचत से ही हम अमीर बनते हैं, चाहे पैसे की बात करो चाहे शरीर की बात करो। अगर आपको 2800 किलो कैलोरी है, आप 4000 खाओ, 1200 रोज बचेंगे, आप धीरे धीरे मोटे हो जाओगे। खर्चा आपके महीने का 28000 है या 50000 कमाओ, 22000 महीने बचेगा, आप अमीर हो जाओगे। कंसेप्ट सेम है, लेकिन कंसेप्ट लगाना सीखो। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन ये क्या करता है? सोमैटिक सेल का बीएमआर बढ़ा देता है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जिसके पास एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल की साइज बड़ी हो जाएगी, सेल की साइज बड़ी हो गई। साइज बड़ी हो गई तो हमारी बॉडी बड़ी हो गई, सही है ना? अगर ये बड़ी हो गई, जब जैसे सेल बड़ी होती है डिवाइड भी करती है, डिवाइड करके सेल की संख्या बढ़ा दी तो भी हमारी बॉडी बड़ी हो गई। एक्चुअल में कर क्या रही है? सोमैटिक सेल के बीमार को बढ़ा करके, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा करके सेल की साइज और संख्या बढ़ा देती है, जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में ग्रोथ हो जाता है। इसलिए इसका नाम ग्रोथ हार्मोन हो गया। ग्रोथ हार्मोन इसका बाद में नाम पड़ा है। अब एग्जामिनर अंकल पूछ लें, टारगेट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, देयर इज नो स्पेसिफिक टारगेट, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले लंबाई बढ़ाने के लिए बेसिकली कहां काम करता है, तब हम बताएंगे हमारे बोन के मेटाफाइसिस में। गड़बड़ यही मचती है कि एक तरफ हमारे अंकल कह रहे हैं एग्जामिनर साहब कि किसका स्पेसिफिक नहीं है, इसका नहीं है क्योंकि सब पे काम करता है। जब कंडीशन लगा दी गई हाइट बढ़ानी है, तो बेटा हमारी बोन हाथ पैर जितनी लंबी होगी उतने लंबे हो जाएंगे, सही है ना? लंबे तो बोन की लंबाई से पता चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि बोन के बीच में बलून भर जाता है हवा, हम लंबे हो जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। बोन लंबी होती है। बेटा ध्यान देना, हमारी ये जो बोन है, ऐसे होती है बोन हमारी। अभी बनाना मत बेटा, देख लेना। बोन का जो किनारा है इट इज एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, ये हमारा हो गया डायाफाइसिस, यही होता है। ये बेटा एपीफाइसिस, ये हमारा मेटाफाइसिस, ये हमारा डायाफाइसिस।
अब वही कहानी इधर है, मेटा और एपी। बेटा ध्यान देना, मेटाफाइसिस में यहां पर देखा ना हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो मतलब हड्डी। आप कहते हो ना बचपन में खाते हो ऑस्टियो कैल्शियम दांत निकलने के लिए। जब आप 1-1.5 साल होते हो, दांत निकल रहे होते हैं, मम्मी पापा क्या खिलाते हैं? ऑस्टियो कैल्शियम। बच्चे का दांत प्रॉपर निकल आए, हड्डियां मजबूत रहें, सही ना? और आप जब बड़े होने लगते हो, प्यूबर्टी में बढ़ने लगते हो, मैं आपको बता दूं, अगर आसपास ऐसा केस मिले तो दवा कराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चा हमारा जब 11, 12, 13 साल का होता है, लंबाई बढ़ने लगती है, ठीक, और यहाँ पे कैल्शियम की जरूरत होती है, तो यहाँ घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है। तो आप डॉक्टर पास जाओगे, कुछ डॉक्टर्स जो अभी उनके पास शायद नया केस हो या ना जानते हो, बताते हैं जी इसको अर्थराइटिस हो रही, सूजन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता ग्रोइंग एज बच्चे के, उसको कैल्शियम की कमी है, तो उसको दवा देने के बजाय आप उसको दूध पिलाओ। दिन में जितना 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पिला सकते हो, तो उसको कैल्शियम मिलेगा। और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए जो कैल्शियम के टेबलेट्स आते हैं वो दे दो, तो बच्चे को जैसे कैल्शियम मिलना शुरू होगा, बोन अपने आप श्रिंक करके अपने शेप में आ जाएगी। समझ गए ना? क्योंकि ग्रोथ करने के लिए यहाँ ज़रूरत होती है। बेटा देखो, थ्योरी में हम लोग लॉजिक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब 5 साल आपको MBBS पढ़ाया जाएगा, हम नीट पढ़ा रहे हैं, MBBS पढ़ाया जाएगा, फिर PG करो, यही तो सिखाया जाता है कि कौन सा कंसेप्ट पकड़ना, फिर क्या इलाज करना है। अच्छा थोड़ी कुछ दवा खा लो, कौन सी दवा? चूहे मारने की? हमें तो काम की खानी है ना, ध्यान देना। तो अब बेटा कि मैंने कहा ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो मतलब हड्डी, ब्लास्ट मतलब फटना। अच्छा ये कह रहे हैं हाँ, जैसे प्लस 1 एक दिन बच्चा बैठा था, ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था, मैंने कहा क्या बेटा? मैं लोरी गा रहा हूँ। यस सर। मैं कहा क्या सुना नहीं मैं क्या बोला? यस सर। तुम थे उस दिन? साहिब, अच्छा तुम थे, हाँ यस सर। मैं कहा बेटा सुन तो लिया करो। बेटा ब्लास्ट वर्ड कहाँ आता है? सुनो मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को। आपने जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा होगा, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोजेनेसिस, मीरोब्लास्ट, स्टीरियोब्लास्ट पढ़ा है ना? बेटा ब्लास्ट वर्ड उसके लिए आता है जो डेवलप करके नई चीजें बना रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होती हैं जो नई ऑस्टियोसाइट बनाती हैं। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो मतलब हड्डी, साइट मतलब सेल, जो हड्डी के सेल को बनाती हैं। बात को समझो। अब वो ग्रोथ हार्मोन आके इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा, इनका BMR बढ़ा देगा, तो इनमें क्या होगा? नई सेल्स बनना शुरू हो गई, नीचे नई सेल्स बन गई, तो हड्डी लंबी हो गई, और बना दी, और लंबी हो गई, आप और लंबे हो गए, और लंबे हो गए, और लंबे हो गए, आप बढ़ना शुरू कर दिए, धड़ 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 बढ़ने लगे। पैदा होने साथ तो बढ़ ही तो रहे हो आप लोग, सही है ना? बढ़ रहे हो। एक एज के बाद 16 से 22 के बीच ये लॉक होना शुरू हो जाता है, ये धीरे धीरे लॉक कर जाता है। उसके बाद आपके बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और एक बात और बताएं, अब हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है उसको यहां काम नहीं करना है, सिर्फ हमारी बॉडी के सेल्स के बीमार को मेंटेन रखना है। इसलिए एक सवाल और अंकल पूछ सकते हैं आपसे, एग्जामिनर अंकल, कि कौन सा हार्मोन है जिसका सिक्रीशन एडल्टहुड में लगभग नियरली 50% हो जाता है? ग्रोथ हार्मोन। काम ही कम है, एक्स्ट्रा निकाल करेंगे क्या? बीमारी पैदा करेंगे, बल्कि कम ही कर दो। सवाल मिल गए ना? बेटा ध्यान देना कि ग्रोथ ये लेंथ बढ़ाने के लिए कहाँ काम करता है? मेटाफाइसिस पे। एक्चुअल में कोई स्पेसिफिक नहीं होता। बेटा लॉजिक्स चलोगे सही है, वरना तो कंफ्यूजन मच जाएगा पूरा का पूरा। और आपको लगता है सवाल तो मैं करके आया था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ये NTA वालों ने गलत आंसर दिया। गलत नहीं दिया है, आप क्लियर पढ़ा ही नहीं था, सही है ना? ध्यान देना इस बात को। चलो लिखते हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा एक बात और बता देते फिर। मैंने कहा कि लंबाई बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, आप बच्चे हो छोटे से, अभी आप बढ़ रहे हो, अचानक इस हार्मोन की कमी हो गई तो आप बौने रह जाओगे, बौने रह जाओगे। कमाल की बात है कि आप बौने रह जाओगे। लेकिन अब देखो, अब एक वर्ड देखना, अब इसमें सिम्टम आता है कि जो ये वाले बौने होते हैं ग्रोथ हार्मोन वाले, उन्हें मिजर्स कहते हैं। वो सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं बट मेंटली डेवलप्ड होते हैं। अब बच्चा मेरे पास आ गया, सर ये तो सोमैटिक सेल पे काम करता है, तो सेक्सुअली इमेच्योर कैसे हो गया? उसको तो फर्टाइल होना चाहिए। अरे मेरे बच्चे, मैंने कहा था रिप्रोडक्टिव सेल में क्या आते हैं? स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म, ओवम। मैंने कहा था सोमैटिक सेल में क्या आते हैं? जो हमारी बॉडी को बनाते हैं।
अरे भाई जब ग्रोथ हार्मोन कमी हो गई, हमारा ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुआ, ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुआ। स्पर्म ओवम रिलीज तो करेगा प्यूबर्टी के बाद, जब मेच्योर हुआ ही नहीं, बना नहीं, तो कैसे बनाएगा भाई? सही है ना? इसका मतलब बात तो सही है जो हमारे साइंटिस्ट ने लिखा है, ये क्या होगा? स्टेराइल। लेकिन मेंटली क्या होगा? मेच्योर। मूवीज वगैरह में देखो बहुत सारे बौने मिल जाते हैं आपको काम करते हुए, वो आईक्यू उनकी अच्छी होती है बट सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं मिजट्स। क्या बोलते हैं? मिजट्स। एक पुराना सवाल मुझे याद आ रहा है कि इसे हम लोग लेवी लॉरेंस सिंड्रोम कहते हैं। नाम सुना है? नहीं सुना है, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा लेवी लॉरेंस सिंड्रोम। बिकॉज ये जो बौनापन है हमारा मिलता है, इनमें देखो इनका पैर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो जो इस बीमारी को, डिवार्फिज्म को, ग्रोथ हार्मोन के डिवार्फिज्म को जिन्होंने पहली बार खोजा था, दोज वर मिस्टर लेवी एंड लॉरेन, इसलिए बेटा इसका नाम क्या होता है? लेवी लॉरेन सिंड्रोम। हो गया? अब ये तो हो गई कमी की बात। अगर उसी बचपन में हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे तो भाई आप पकड़ में नहीं आओगे, बढ़ते चले जाओगे और आप दुनिया को ऐसे देखोगे, और क्या हो रहा है दुनिया वाले ऐसे देखेंगे, भाई साहब सब सही है ना, आप बड़े हो जाओगे। नहीं, इतना खुशनुमा भी नहीं होगा, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, आपकी हाइट तो बढ़ेगी, बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, हाथ पैर बिडौल हो जाएंगे, शरीर बिडौल हो जाएगी। समझ गए? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गिगांटिज्म। क्या बोलेंगे? गिगांटिज्म। जायंट बॉडी हो जाती है। अब थोड़ा एडल्ट की बात करते हैं। अगर एडल्ट में ये हार्मोन कम हो जाए तो, मैंने क्या बोला कि 22 के बाद तो बिल्कुल कमी हो जाता है, हार्मोन आधा हो जाता है, और उससे भी कम हो जाए तब केवल काम हमारा होता है बीएमआर मेंटेन का। उससे भी कम हो जाए तो हमारी बाकी सेल्स की बीएमआर कम हो जाएगी और हम उम्र के पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। बंदा 30 साल का दिखेगा 50 साल का। बहुत सारे बंदे ऐसे आपको बस पे मिलेंगे, इधर उधर मिलेंगे, ट्रेन पे, आपको लगेगा अंकल है, पता चलेगा आपसे भी उम्र में कम है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उनको हो गई है साइमंड डिजीज। कौन सी बीमारी हो गई है? साइमंड डिजीज। उसमें हम अर्ली एज में मेच्योर एज के दिखने लगते हैं। लेकिन अगर इसकी अधिकता हो जाए इस हार्मोन की एडल्टहुड में तो ज़्यादा निकलेगा, तो क्या करेगा? बोन पे आके अटैक करेगा, लेकिन इन मजबूत हड्डियों को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जो कमज़ोर हड्डियां हैं हमारी, पतली पतली उंगली की और ये खोपड़ी की, चेहरे की, इन पे ले हथौड़ा मारेगा, ये चपटी हो जाएंगी, चेहरा आपका लंबा हो जाएगा। सो ये उंगलियां लंबी हो जाएंगी, लंबी तो नहीं होगी, सब फ्लैट हो जाएगी, चौड़ी चौड़ी उंगलियां हो जाएंगी। ये अगला पोर्शन बड़ा हो गया। बड़ा होने के लिए साइंस में क्या वर्ड आता है? मिगली। जैसे हिपैटोमिगली, कार्डियोमिगली, मिगली। अगला पोर्शन बड़ा हो गया तो हम कहेंगे एक्रोमिगली। आप कहोगे एक्रो क्यों लगा दिया? एक्रोसोम जानते हो क्या होता है? एक्रोसोम स्पर्म का अगला भाग। एक्रो मतलब अगला होता है, सोम मतलब बॉडी। तो बेटा ध्यान देना क्या हो जाएगा? एक्रोमेगली। और इसमें चेहरा आपका गोरिल्ला लाइक हो जाएगा, इसलिए एक्रोमेगली का एक नया नाम है गोरिल्ला अपीयरेंस। हो गया? तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो लिखाएंगे कल, आप असाइनमेंट ले लेना, ये सारी चीज़ें कल लिखाएंगे, कल असाइनमेंट सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक, चलो बेटा कल मिलते हैं।